अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 5 और मिनट वेट करेंगे, उसके बाद से हम इंशाल्लाह सेशन को स्टार्ट कर देंगे।
अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आई होप ऑल इज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह। हुमैरा, कैसे जा रहा है आपका सेशंस? आपने रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनी होंगी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक कोर्स का? अभी तक ठीक जा रहा है। बिजनेस प्लान और ये चीजें, फिर वो असाइनमेंट थी वो भी करके दे दी। ठीक जा रहा है, इट्स फाइन। कोई रिकमेंडेशंस आपकी, कोई चीजें आप इम्प्रूव करवाना चाह रही हो, कोई आपके सजेशंस हो रिगार्डिंग द सिस्टम, रिगार्डिंग द कोर्स? शायद मुझे लगता है कि ये जो क्लास जो जो सेशंस हैं वही 40, वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप समझने के लिए, आई थिंक दे वेरी लिमिटेड। अभी अभी तक जो मतलब 12 मॉड्यूल्स हमने कर लिए हैं। प्रैक्टिकली जैसे चले पेज बना लिया, उसके ऊपर वर्किंग करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को मतलब मार्केटिंग करके करना सिखाना। अगर मैंने एक अपनी चीज बना ली है, हम्म। एक ब्रांड बना लिया, उस ब्रांड को किस तरह मैंने लेके चलना है, मैंने किस तरह उसको प्रोग्रेस कराना है या मार्केट में उसकी अवेयरनेस करानी है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर उस पे हमें हाईलाइटेड चीजें सिखाई जाएं तो वुड बी मच हम्म। बेटर। ये तो ऑलराइट। सिर्फ बेसिक बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप सिखा के कि नो बिजनेस प्लान है, कौन इन्वेस्टर्स हैं, कौन किस तरह क्या करना है। हम्म। बट रियलिटी में तो ये बिल्कुल वही बात के इट्स वेरी डिफरेंट। ठीक है हमारा, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल ठीक है। अभी जब इस कोर्स को डिजाइन किया गया था तो मेरे ख्याल से जो बहुत ही बेसिक लेवल सोच के डिजाइन किया गया, ताकि हाँ इसमें इनिशियल स्टूडेंट जो हैं इंटर लेवल के या बीएससी लेवल के, वो इनरोल हो के इसमें लर्निंग्स कर सकें। और ऑब्वियसली जब आप नेक्स्ट स्टेप पे आप जाना चाहो तो उसके लिए एक एडवांस वर्जन इसका लॉन्च कर दिया जाए। तो मेरे ख्याल से थॉट प्रोसेस जो है कोर्स हाँ करिकुलम डिजाइन करते हुए वो ये था। ऑब्वियसली इसको एडवांस लेवल भी इसका लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप वो फील्ड है जो कि इसको अभी तक बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए अभी तक। और जब तक कि आप हाँ, इसमें मतलब खुद वही चीज स्टेप है। इन ना हो, अ, आप खुद एक्सपीरियंस ना करो, हाँ तब तक आप मेरे ख्याल से कभी भी नहीं आप उसको समझ सकते। हाँ, मतलब वही बात है कि ये सिर्फ एक वर्ड लाइक कहना और उसको इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअल फील्ड में अपने पाँव को रखना, और उसको फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप हमें लाइव कुछ एग्जांपल्स जैसे केस स्टडीज होती हैं, हाँ। कि हमारे सिनेरियो में रह के, वो नॉट टॉकिंग अबाउट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल या किसी और की केस स्टडीज, हाँ। बट पाकिस्तान की केस स्टडीज, द अप्स एंड डाउन्स की केस स्टडीज हो, कि हम आपको बता सकें कि अच्छा हमें क्या लगता है कि इसका फेलियर क्यों हुआ था, या इसको किस तरह इस चीज को अप्रोच करना चाहिए। तो और जो मेरा एक जो बहुत बड़ा मसला, एक डिलेमा है ना पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के ब्रांड्स, पाकिस्तान की कंपनीज पे केस स्टडी लिखी नहीं गई। व्हेन आई वाज हाँ डूइंग माय एमबीए फ्रॉम लम्स, तो हम लोगों को 99% जो केस स्टडीज थी वो इंटरनेशनल पढ़ाई जाती थी। और हमारा भी ये सवाल होता बिल्कुल। था कि आप लोग हमें यूरोपियन मार्केट में गोरे को मार्केटिंग करना सिखा देते हैं, उसके फाइनेंस सिखा देते हैं। पाकिस्तान की जो डायनामिक्स है बहुत डिफरेंट है, वो नहीं आप समझाते हैं। अब हमारी ऑलमोस्ट 70 to 80% हमारी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की होती थी, हमारी 15 से 20% होती थी इंडियन, इंडिया का बिल्कुल। आईएनएम की होती थी। और हमारा जो क्वेश्चन होता क्या है, पाकिस्तान की कहाँ पे है? तो उनका उत्तर क्या है, पाकिस्तान में किसी ने लिखी नहीं कभी जिंदगी में, पाकिस्तान तो लिखते ही नहीं, नहीं है। बट वो ही बात है ना, लिखते नहीं है, बट आप एज अ, क्योंकि अब आपके पास तो कैपिटल भी है, एक्सपर्टीज भी है, लोग भी हैं, और एक चीज को आप लोग हेल्प आउट कर रहे हो, तो आई हाँ। ऑनेस्टली थिंक कि आपको यू नीड टू डेवलप इट ना। ये चीजें तो प्री लाइक प्रॉब्ली फॉर द नेक्स्ट कोर्स होनी ही ये चाहिए ना, ताकि जो आप केस स्टडी पे प्लस माइनस देखते हो कि इसका कैपिटल ये था, इसकी इन्वेस्टमेंट ये मतलब ये था, इसके शेयर्स ये थे, बट स्टिल ये सक्सेसफुल नहीं था मार्केट में। वो क्यों नहीं था? वो अपनी ब्रांडिंग ब्रांडिंग की वजह से नहीं था, पैकेजिंग की वजह से नहीं था, या उसके कंपेटिटर्स ने उसको आके ओवरटेक कर। मतलब we need to understand this instead of just reading the material and knowing बिल्कुल कि अच्छा ऐसे ही जी है, ये बिल्कुल प्लान। ऐसे ही। जब तक हम लोगों के ये तो अपने मुझे बहुत लोकल लग रहा है कि ब्रांड्स एक की सुपरफिशियल बुकिश सुपरफिशियल नॉलेज। हाँ। लैंग्वेज है ना। मतलब इट्स अ वेरी सुपरफिशियल लैंग्वेज दैट इज बीइंग टॉट। जो मैं अगर गूगल पे बैठती तो मैं वो भी खुद भी सीख लेती, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस थी मैं वो भी देख के मतलब आई वुड हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट
फायदा एज अ गवर्नमेंट, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू का ये कि यू नीड टू, आई थिंक, गो लिटिल स्टेप एज, मतलब सिखाने वालों को भी शायद एक स्टेप अहेड होना चाहिए था, लाइक फ्रॉम, लाइक या एज ब्रैकेट दे देते ना, आप इसमें कह बिल्कुल देते ऐसा कि हो अच्छा सकता है। एज ब्रैकेट के somebody who's इस इतने साल का एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस, वो एक ग्रुप बन जाता, एक यंग बंदा हाँ जिसने बनना है एंटरप्रेन्योर, या उसका एक ख्वाब है कि विजन है, उसको अब बना देते एक ग्रुप को, ताकि लाइक माइंडेड लोग इंटरेक्ट कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक और जो बहुत मेंटर्स भी वही, हाँ इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, वो नेटवर्किंग होता है। बिल्कुल। अगर आप अभी आज के, अगर आप टॉप 100 दुनिया की कंपनीज देखें, तो अगर आप उनके लोगों को देखें, तो कहीं ना कहीं उनके बैकग्राउंड में वो या तो क्लास फेलोज थे, या वो सीनियर जूनियर थे, उनके इतना नेटवर्किंग, आपस में कॉमन्स निकल आते हैं, म्यूचुअल्स निकल आते हैं। अब आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज की मैनेजमेंट देखें, तो आपको कहीं ना कहीं आईबीए का कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई लम्स का बंदा मिल जाएगा। उनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है। नेटवर्किंग एक एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ा फैक्टर है, आपका नेटवर्किंग। और पाकिस्तानी जो लैक करते हैं मेरे ख्याल से, वो हम लोग नेटवर्किंग में बड़ा लैक करते हैं। दूसरा, जी एक और बिल्कुल जो ऐसे ही चीज होता मैंने ही है। नोटिस की, पाकिस्तानी कंपनीज अपना डाटा, अपने फ्लॉज को डिस्क्लोज करना नहीं चाहती। मैंने एक दो हाँ पाकिस्तान शायद यही है। बहुत बड़े ब्रांड्स के साथ हमने काम किया। अच्छा, जब केस स्टडी हो रही होती है ना, तो केस स्टडी में आप उनके फ्लॉज भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। बड़ी बड़ी हम्म। आप उनको रिकमेंडेशन भी दे रहे होते हैं कि भाई आपका फलाना जो प्रोडक्ट मैनेजर है, आपका फलाना फाइनेंस मैनेजर है, उसने ये गलती की है, हमने ये गलती पकड़ी है, और इससे आपको इतने लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है जो हमने पकड़ा है, और या इस चीज को आपने गलत किया, इस चीज को आप ठीक कर सकते हो। तो वो बाहर वाली कंपनियां तो इसको बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं, बड़ा वेलकम करती हैं आपको, एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। जब आप कंपनी को बताते हो, सबसे पहले वो एक चीज कहते हैं कि आप इस चीज को पब्लिश नहीं करेंगे। बहुत हाँ सारे दैट्स जो ट्रू। केसेस होते हैं वो लिखे जाते हैं, लेकिन वो भी पब्लिश नहीं हो पाते, पाकिस्तानी स्पेशली, कि उनकी जो कंपनी होती है वो आगे एंड पे इजाजत नहीं देती। हम लोगों हम्म। ने सियालकोट की कुछ बहुत बड़े ब्रांड्स थे, जो कि इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए काम करते थे, क्रिकेटिंग बैट के लिए काम करते थे। हम लोगों ने उस पे एचआर के कुछ केसेस लिखे कि वहाँ पे वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस कैसी हैं, कैरियर डेवलपमेंट कैसी है। हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट के उसके ऊपर केसेस लिखे कि पूरी दुनिया, पाकिस्तान एक बड़ी, कह लो कि इलिटरेट लोग हैं, इतने टेक सेवी लोग नहीं है। अब वो अपने ऑपरेशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया को फुटबॉल सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन सही। चीजों में इन डेप्थ जाते हो, तो आपको चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, आपको कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी शो आपको पता चलता है। लेकिन पाकिस्तानी वो कहते हैं नहीं जी, आपने तो हमारी यूनियन लीडर का आपने इंटरव्यू नहीं करना, आपका जो वेजेस के इशू है आपने वो नहीं हाईलाइट करने, आपने फलानी चीज हमारी बस हाईलाइट नहीं करनी। इसका एंड नतीजा ये होता है, वो कहते हैं कि आप, ये हमारा जो केस स्टडी, हम अल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें आइडेंटिफाई करके दे दिया, आपके ये एक्सपेंसेस आए, या आप एक्सपेंसेस लें हमसे, और आप इसको कहीं पे पब्लिश नहीं करेंगे। तो रिसेंटली इस चीज को। रिसेंटली एक हमने एक सर्जिकल ब्रांड है पाकिस्तान का, जो कि सिर्फ एक्सपोर्ट करता है हम्म। यूरोपियन मार्केट में। दे वांटेड टू एंटर अनदर मार्केट, और वो एक्सप्लोर कर रहे थे कि वो किस रीजन में जाएं। हम लोगों ने उनके साथ पूरा उसको बिजनेस को प्लान किया, डिजाइन किया। तो हम सबसे पहले उनसे पूछते थे कि यार आप हमें सबसे पहले इसकी कॉस्टिंग बताएं, आपकी प्रोडक्ट है वो की कॉस्ट क्या आती है। आपकी सारी हम्म। जो फिजिबिलिटी है वो तो तब बनेगी ना, जब हमें आपकी कॉस्ट पता होगी, जब हमें पता होंगे एक्चुअल आपके कॉस्ट पता चलेगी, आपके हाँ। एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ है, आपके एक्सपेंसेस को हम कहाँ कहाँ मिनिमाइज कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्शन में एफिशिएंसीज हम कहाँ कहाँ ला सकते हैं। तो वो जो कंपनी वाले वो कहते हैं नहीं जी, हम आपको पहले तो सबसे पहले वो साइन करवाते हैं हमसे कि जी कम से कम 5 साल तक आप इस तरह का बिजनेस खुद नहीं कर सकते, या आपके आपके जानने वाले इस तरह का बिजनेस नहीं करेंगे, अगर हम आपको अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं जी हम हम्म। आपको एक्चुअल कॉस्टिंग बताएंगे, आप हमें वर्किंग करके दे दें, हम बाकी की वर्किंग खुद ही कर लेंगे। फिर जब हम उन्हें हम्म। कहते हैं कि आप हमें अपनी फैक्ट्रीज के विजिट करवाएं, तो वो हमें, जब फैक्ट्री का विजिट जब होता है, तब तो हमें बहुत अच्छी दुनिया नजर आती है, लेकिन उसके बैक एंड पे क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको फेक किया जाता है। तो जब तक उन चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा, तो हम लोग भी क्या बिजनेस प्लान बना के दे सकते हैं।
हम आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव भी नहीं कर सकते, आपके ऑपरेशन सिस्टम को हम प्रॉपर्ली डिजाइन ही नहीं कर सकते अगर आप हमसे चीजें छुपाएंगे। तो ये ये तो ऑब्वियसली विजिबिलिटी। पाकिस्तानी हाँ, मार्केट का ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, विजिबिलिटी ट्रांसपेरेंसी जो है ये हम लोगों के सिस्टम्स में नहीं है। और जो एक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं, डिक्टेटरशिप है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते अपने सीनियर्स की उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलिए, अभी तो इनिशियल है, लेट्स सी अभी कितने मॉड्यूल्स हैं इसके टोटल? टोटल मॉड्यूल्स आई गेस 12 में इसके, आप लोगों का जो है कोर्स। और आपने कितने अटेंड कर लिए हमारा अभी तक? 12 हो गया ना? 12। आई गेस मेरा ख्याल से कंप्लीट हो गया आपका तो। अच्छा, ये 12 मॉड्यूल्स ही होने थे? मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ। जी इसके 12 मॉड्यूल्स हैं। अच्छा, ये 12 ही होने हैं, और इसके बाद फिर क्या है? मतलब असेस देन व्हाट इज द हेड? मतलब ये तो बहुत इनकम्प्लीट, फिर तो इनकम्प्लीट है सब कुछ। आप इसका ना एक रिटन फॉर्म में एक पाथवे। फीडबैक, एक एक रिटन फॉर्म में ना इसका आप फीडबैक, मैं भी फीडबैक देता हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इसको, इस कोर्स को, तो मुझे आइडिया नहीं कि इसके बैक एंड पे क्या चलता है। आप एक रिटन फॉर्म में फीडबैक दें ग्रुप में, जिसमें आपने जो बिल्कुल सही मेंशन किए, जो फ्लॉज आपने किए हैं वो फ्लॉज मेंशन करें। हम तो कोशिश करते हैं हम इसको जितना इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट आने वाले बैचेस के लिए, अगर हम इसको रिस्ट्रक्चर कर सकें, इसके करिकुलम पे हम कुछ नजरसानी कर सकें, कुछ हम जिस तरह कि आपने मेंशन किया केस स्टडीज को डाल सकें। एक और बहुत बड़ा मसला है कि पार्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत कम है। केस स्टडी की जो हम्म। पूर्ति होती है कि आप लेक्चर नहीं देते, आप डिस्कस करते हो। उसमें नॉर्मली ये होता है कि आप लोगों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी केस पढ़ा होता है, इंस्ट्रक्टर ने भी केस पढ़ा होता है, और देन आप अपने अपने ओपिनियन देते हो कि लेट्स सपोज अगर जो हमारा इस ब्रांड मैनेजर की जगह होती है, फाइनेंस मैनेजर की जगह होती है, या बिजनेस स्ट्रेटेजी मैनेजर की जगह होती है, तो आप क्या स्टेप्स लेती हैं? फिर मैं आपको बताता कि अच्छा जी आप, मैं अगर होता तो मैं ऐसे स्टेप्स लेता, फिर आप मेरे से आर्ग्यू करती कि नहीं इस स्टेप्स के ये फ्लॉज हैं, तो इसका ये नुकसान हो सकता था, ये या ये अच्छा हो सकता था। तो वो जब आपकी टू वे कन्वर्सेशन होती है केस स्टडी मेथड में, उससे आपकी लर्निंग्स होती हैं। उसके लिए एक छोटा सा एक क्लास साइज भी एक चाहिए होता है, ऑप्टिमल 20 से 25 लोगों का, ताकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सके। अब जिस तरह अभी हमने सेशन, 2 लोग थे स्टार्टिंग में, तब उस 2 लोगों में आप केस स्टडी मेथड को वो आप कर नहीं पाते उसको, चला नहीं सकते उसको आप। तो एक बहुत बड़ा ये अ, एक कंस्ट्रेंट कह लें है। अस्सलाम वालेकुम मिद्दत, कैसी हैं आप? मिद्दत, आपका कोई कोर्स के रिगार्डिंग कोई फीडबैक, आपकी कोई मसला परेशानी, आप कोई फीडबैक देना चाहें अबाउट द करिकुलम, अबाउट एनीथिंग एल्स? आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही मिद्दत, अगर आप थोड़ा सा अ, दोबारा बता सकें। शोर बहुत आ रहा है आपकी बात। मैं ये कह रही थी कि असाइनमेंट्स का आइडिया मुझे नहीं हो रहा कि किस तरह से बनानी है, ये कुछ भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, जस्ट बताया गया है आपकी इस वीक की कि असाइनमेंट क्या है मिद्दत, आपको है आइडिया? जी आपको इस क्या असाइनमेंट मिली हुई है इस वीक में? नहीं, एग्जैक्टली कोई आइडिया भी नहीं है। और बात ये है कि जिस तरह से बताया जाता है ग्रुप में इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं इसके लिए, मतलब मैसेज क्या वो हम देख नहीं पाते हैं। सॉरी मिद्दत, आपकी मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ पा रही। एक्चुअली मतलब जो अच्छी चीज हमें बताई जाती है, जो क्या बोलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है, जो जी असाइनमेंट्स वगैरह भी, जी। वो जो है प्रॉपर
जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, आप का कहना ये चाह रही हैं कि जो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा असाइनमेंट्स का, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो ये मेरे साथ मसला है, और ये मसला है कि जो वेबसाइट है वो डाउन हो जा रही है। 2-3 हफ्तों से मेरे पास पेज एक्सपायर ऐसे मतलब शो हो रहा है, मेरे पास वेबसाइट नहीं खुल रही है। आज वेबसाइट मेरी डाउन जा मम्मी रही है की आपके पास? हाँ जी, ठीक। वेबसाइट डाउन हो रही है। वैसे अभी मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, हमारा जो पोर्टल है अभी तक तो ओपन है, लेकिन मैं फिर भी आपका ये नोट डाउन कर लेता हूँ, ये जो वेबसाइट डाउन का इशू आपके एंड पे आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये सर्वर की तरफ से है, तो हम इसको रिजॉल्व करवा सकें। जी जी सर। और अच्छा। बाकी तो पूरा मुझे सही लग रहा है सब कुछ भी। मेरा फर्स्ट टाइम है ये कंटेंट राइटिंग में, और मॉड्यूल सिर्फ 12 ही बस। ठीक है। थोड़ा सा हम आज का जो सेशन है उसको थोड़ा सा हम एक छोटी सी एक पीपीटी हम उसको देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नॉर्मली जूम के सेशन को इन पीएफटीपी वालों ने डिजाइन किया हुआ है, वो इस तरह किया है कि आपको जो असाइनमेंट से रिलेटेड क्यूरीज हो वो डिस्कस की जा सके जूम के सेशन में। अदरवाइज नॉर्मल जो आपकी लर्निंग हो रही होगी वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू हो रही होगी। हमने एक ही असाइनमेंट करनी थी इस पूरे कोर्स में। आपने कौन सी वाली असाइनमेंट की है मेरा? जहाँ पे मैंने एक अपना वो बनाना था ब्रांड, और उसको फिर लिंक्डइन मैंने उस पे बनाना था। पहले तो ब्रांड बना लिया ना गूगल पे, और उसके हम्म। बाद उसको फिर डिफरेंट पेजेस के ऊपर मतलब वो करना था। नहीं, वो तो असाइनमेंट बिल्कुल थी जिसमें आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने ब्रांड को करना था। इसमें मैं आप लोगों की जो अभी की असाइनमेंट है इसको कल तक ना एक और असाइनमेंट आपको भिजवा देता हूँ। कोशिश करता हूँ वो थोड़ी सी ज़्यादा एंगेजिंग हो और थोड़ी सी ज़्यादा मीनिंगफुल हो एज कम्पेयर टू दिस असाइनमेंट। कि नॉर्मली फेसबुक पेजेस वगैरह बनाना इतना इशू नहीं होता, और वो एंटरप्रेन्योरशिप में मेरे ख्याल से आता भी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिक आपका मेरे ख्याल से आ रहा होता है कि आप किस आपकी प्रोडक्ट की क्या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है, आप उसको कहाँ टारगेट करना चाह रहे हैं, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसके फाइनेंसिस कैसे मैनेज होने हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अगर हम असाइनमेंट में टच कर सकें तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए थोड़ा वैल्यूएबल होगा। तो मैं जो नहीं, आप लोगों की बुक के ऊपर भी सिखाना चाहिए था कि कहाँ से टारगेट किस तरह हमने अगर किस तरह रीच करने, तो वो भी सिखाना चाहिए था। ठीक है मेरा, मैंने आपका ये नोट डाउन कर लिया, मैं इंशाल्लाह ताला इसको इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ। आज के लिए हम लोग देखते हैं, एक मॉडल होता है ब्रांडिंग में, CBBE मॉडल। CBBE मॉडल स्टैंड फॉर कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी। इसको एक पैरामिड फॉर्म में बनाया गया है। मे बी आप लोगों में से किसी ने इसको पहले से भी पढ़ा हो, या कोई आप लोगों ने लेक्चर सुना हो। इसको हम एक शॉर्ट इसको हम रिकॉल कर लेते हैं स्लाइड से। और मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी अगर बन रही हो, कोई भी ब्रांड लॉन्च हो रहा हो, तो उस बंदे को, उस ब्रांड मैनेजर को या उस ओनर को इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और बड़ा सुपरफिशियल लेवल में आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ इस बारे में। तो हम अगर हम इसको पिरामिड को डिवाइड करें तो पिरामिड को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया। सबसे बेस पे है इसका सेलियंस, जो कि होता है कि आपके ब्रांड के मेजर फीचर्स क्या हैं, उसकी आइडेंटिटी क्या है, आपका जो कस्टमर है उसको परसीव कैसे कर रहा है, इसमें वो चीजें आ जाती हैं। सेकंड आ जाता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। उन परफॉर्मेंस की बेस पे या आपके साइकोलॉजिकल सोशल फैक्टर्स की बेस पे आपका जो कस्टमर है उसके जहन में उसका परसेप्शन क्या बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है। फिर आपका जो कस्टमर है, आपका जिसको आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, वो आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को या आपके आइडिया को लेके उसकी जजमेंट्स क्या है, उसके रिमार्क्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। और उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है वो आपके ब्रांड, आपके आइडिया, आपके प्रोडक्ट के साथ किस हद तक रेजोनेट कर पा रही है, उनका रिलेशनशिप उसके साथ किस तरह का है, वो कनेक्ट किस तरह कर पा रहे हैं उसको। तो हम इनको वन बाय वन लेके चलते हैं। सबसे पहले ब्रांड आइडेंटिटी में आपकी चीज आ जाती है ब्रांड अवेयरनेस की। और ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है कि आपका जो ब्रांड है वो, उसको ऑडियंस कितना जानती है, और टॉप ऑफ द माइंड, लेट्स सपोज अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने कोई सर्फ लेना है कपड़े धोने के लिए,
सबसे पहले मेरे माइंड में कौन सा सर्फ का ब्रांड्स आते हैं, मैं क्या, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है, मेरा क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है कि मुझे किस तरह का सर्फ चाहिए, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जो मेरी ब्रांड अवेयरनेस है वो कहाँ कहाँ है, किस किस तरह के लोगों में है। तो ये सब चीजें ब्रांड अवेयरनेस में आ जाती हैं। सेकंड आपका फैक्टर होता है ब्रांड का परसेप्शन। ब्रांड परसेप्शन एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जो कि ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स फेस कर रहे होते हैं कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल पर वर्सेस परसीव वैल्यू, इसका हमेशा से एक मुकाबला रहता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका जो ब्रांड है वो, आपका ब्रांड मैनेजर को या आपके कंपनी के ओनर को लगता है कि यार ये 10/10 है ब्रांड, या लेट्स सपोज 8/10 है, तो मैं जो उसका प्राइस पॉइंट है वो उसके अकॉर्डिंग प्लेस करता हूँ, उसका जो मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मैं उसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ, उसकी जो टारगेट मार्केट है मैं उसके अकॉर्डिंग प्लेस करता हूँ। लेकिन जो कस्टमर है उसको परसीव कर रहा होता है एज 4/10। तो जब कस्टमर उसको 4/10 परसीव कर रहा है तो वो कभी भी 8/10 वाली प्रोडक्ट को नहीं लेगा या उस आइडिया को बाय नहीं करेगा। फिर बाद में ऐसा भी होता है कि आपका जो, आप ब्रांड को गलतली परसीव करवाते हो, आपका प्रोडक्ट होती 4/10 है, लेकिन कस्टमर को लगता है कि यार ये प्रोडक्ट तो 8/10 है, और उसको वो प्रीमियम देने को तैयार होता है। तो जितना इसका गैप कम होगा एक्चुअल वर्सेस वर्सेस परसीव्ड का, उतना एक ब्रांड के लिए बेहतर होगा। फिर एक बहुत बड़ा जो मसला ब्रांड्स को फेस करना पड़ता है कि वो अपनी कस्टमर को नहीं जानते। अगर आपने एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करना है, अच्छी कंपनी बिल्ड करनी है, तो अपने कस्टमर्स के जगह पे खड़े होकर आपने डिसीजन लेना है कि अगर मैं इनकी जगह पे होता, मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए होता या मुझे एक सर्विस एक्सपोज चाहिए होती, तो मैं क्या स्टेप्स लेता, मैं उस सर्विस को कैसे इम्प्रूव करता, या मुझे किस किस तरह के इसमें फीचर्स डालने चाहिए थे, तब मैं जब चीज को इम्प्रूव कर पाता। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि आजकल जो हमारी राइड हेलिंग ऐप्स हैं लाइक उबर, करीम, ये काफी फेमस हुई है क्योंकि उबर जो है वो एग्जिट कर गई है ऑलमोस्ट पाकिस्तान से, और इन ड्राइवर के जो चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो जब आप एक कोई ऐप डिजाइन कर रहे हो या आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कस्टमर कौन है। अब उसको समझना चाहिए कि जो हमारा कस्टमर है वो एक पाकिस्तानी ऑडियंस है, उस मुल्क में जहाँ पे आपके लोग 2 नंबरी भी लगाते हैं, आपकी चोरी शिकारी भी है, आपकी मोबाइल स्नैचिंग भी है, आपके सेफ्टी इश्यूज भी हैं। फिर हमारी जो ऑडियंस है उसमें मेल भी है, उसमें फीमेल्स भी हैं। उसमें फीमेल्स आपकी ऐसी भी हैं जो कि बच्चियां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाली हैं, आपकी प्रोफेशनल वुमेन्स भी हैं जिन्होंने ऑफिस जाना है, जिन्होंने लेट नाइट फ्री होना है। तो इसमें उनकी सिक्योरिटी, उनके सेफ्टी का एलिमेंट हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी सर्विस में, अपनी ऐप के अंदर। तो अपने कस्टमर को अच्छे से जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, आप लोग कोई भी ब्रांड, आप लोग कभी भी कोई प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस कभी भी उसको चला नहीं पाएंगे। तो अब अपने कस्टमर को जानने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग डिफरेंट सर्वेज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं कि जो कंपेटिटर्स हैं उनका प्रोडक्ट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वो किस मार्केट को टच कर रहे हैं। आप उस परचेजिंग डिसीजन से खुद गुजर के देख सकते हैं। आपने कोई परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो आप खुद सोचेंगे यार जब मैं एक परफ्यूम लेने जाता या जाती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ, मैं उसकी पैकेजिंग देखती हूँ, मैं उसकी प्राइस देखती हूँ, मैं उसका मेन एट्रीब्यूट उसकी खुशबू देखती हूँ, मैं खुशबू में देखती हूँ कि वो कितनी लॉन्ग टर्म तक उसकी रहती है खुशबू, फिर क्या वो मेरे कपड़ों पे कोई स्टेन्स तो नहीं डालती, उसकी अगर मैंने गिफ्ट करनी है तो उसकी पैकेजिंग कितनी प्यारी है, उसकी ग्लास बॉटल पे उसके जो प्रिंटिंग है वो किस तरह की है, इन उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, क्या वो मेरे नियरेस्ट स्टोर्स पे अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, कि आपकी जो सर्विस, आप लोगों की प्रोडक्ट या आप लोगों का जो ब्रांड है उसको आप किस टारगेट मार्केट को टच करवाना चाह रहे हो। अगर आपकी प्रॉपरली आपको अपनी मार्केट सेगमेंटेशन का नहीं आइडिया, तो आप मे बी लोगों को अंडर चार्ज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आ रहे हो लेकिन कस्टमर से आप वैल्यू, अपने फाइनेंशियल वैल्यू जनरेट ना कर पा रहे हो, या हो सकता है आप उसको बड़ा ओवर चार्ज कर रहे हो जिसकी वजह से आपके कस्टमर बहुत कम आ रहे हो। तो उसको प्रॉपरली अपनी मार्केट को सेगमेंटेशन करना और अपनी टारगेट को सही आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की हम बात कर चुके हैं कि
जो कस्टमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उसको जब तक हम उसके सारे फैक्टर्स को, एस्पेक्ट्स को जब तक हम नहीं अंडरस्टैंड प्रॉपर करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस, जो हमारी जो प्रोडक्ट है या जो हमारी सर्विस है, उसको जो हमारा कस्टमर है वो किस सेंस में क्लासिफाई करता है, उसको किस जगह वो प्लेस करता है इन एज कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर्स। फिर हमारी जो यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है हमारे ब्रांड की, हमारी कंपनी की, हमारी सर्विस की, क्या हम उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में कामयाब हो पा रहे हैं कि हम नहीं कामयाब हो पा रहे, या जो हमने कम्युनिकेट किया है क्या वो उसके इन लाइन विद आवर यूएसपी है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोगों के कम्युनिकेशन में तो जो क्वालिटी या जो एट्रीब्यूट्स शो किए जा रहे हों वो हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट से मैच ना करते हों। हमारा कस्टमर एक दफ़ा तो हमारी प्रोडक्ट, हमारी सर्विस को वेल कर ले, लेकिन उसके बाद से उसका वो रिव्यू अच्छा ना हो, उसको सेटिस्फाइड ना हो कि जी आपकी जो मार्केटिंग थी वो तो बहुत अच्छी थी, उसके अकॉर्डिंग तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग तो आपकी सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने प्रॉपरली इसको बनाया नहीं, ये सर्विस में इशू है। तो इन सब चीज़ों को आपको बड़ा आपका ख्याल आपको रखना चाहिए। उसके अलावा अगर हम इसका नेक्स्ट पिरामिड के नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इज मोर ऑफ अ टेंजिबल थिंग, इन चीज़ों को हम जज कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं रिलायबिलिटी, जैसे कि अगर हम एक मोबाइल कंपनी की एग्जांपल लें या लैपटॉप कंपनी की एग्जांपल लें, तो हम देखते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। अब एक स्टूडेंट है, उसने अपना एग्जाम देना है उस लैपटॉप के ऊपर ऑनलाइन, तो वो कहेगा यार मुझे रिलायबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए, मुझे ऐसी क्वालिटी नहीं चाहिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ अपना ऑनलाइन और ये कंप्यूटर बंद हो जाए, इसकी कोई स्क्रीन का इशू आ जाए। फिर ड्यूरेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जी मैंने प्रोडक्ट ले रहा हूँ 1 लाख रुपए की, 60,000 रुपए की, ये कितना चलेगा, ये ड्यूरेबल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि 6 महीने बाद ये खराब हो जाए, इसकी आफ्टर सर्विस कैसी होगी, इसकी कोई मुझे वारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर आपका एफिशिएंसी, आपका एम्पैथी, आपका जो स्टाफ है जो डील कर रहा है, उनका बिहेवियर टुवर्ड्स आवर क्लाइंट्स कैसा है, उनको सर्विसेज कैसी मिल रही हैं। फिर आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन, आपका सर्विस का डिज़ाइन स्टाइल किस तरह है। ऑब्वियसली प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, ये सारे आपके फंक्शनल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस वाले एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा एक आपका इमेजरी आ जाता है कि आपका जो कस्टमर है उसके माइंड में आपका इमेज क्या क्रिएट हो रहा है। अब लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक कपड़ों का ब्रांड है, लेट्स सपोज हम आउटफिटर की एग्जांपल लेते हैं। आउटफिटर एक कपड़ों का ब्रांड है और वो एक बड़े अच्छे कपड़े बनाता है जिनके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे होते हैं, जो कि बड़े ड्यूरेबल होते हैं, उनकी प्राइजेस भी यानी कि कस्टमर्स को समझ में आती हैं। ये सब फैक्टर्स चेक मार्क, टिक मार्क, सारी परफॉर्मेंस के एट्रीब्यूट्स के, सब कुछ ऑल गुड। लेकिन अब जब हम इमेजेस के बाद आते हैं तो हम क्लाइंट कहते हैं, देखता है कि यार ये जो कंपनी आउटफिटर, ये अपने मुलाजमों को तनख्वाहें टाइम पे नहीं देती, या ये अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये आपकी जो दरिया है या नहर है उसमें फेंक देते हैं। तो आपके बैक एंड पे एक आपके सोशली और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आपके हिट कर रहा होता है, आपका ब्रांड या आपकी कोई सर्विस। लेट्स सपोज अगर आप सर्विस की बात करें तो फूड पांडा, हम देखते हैं कि यार फूड पांडा में खाना भी अच्छा दे रहा है, टाइम पे खाना दे रहा है, सब कुछ अच्छा दे रहा है, लेकिन जब हम उसका देखते हैं कि यार उसका जो उसके राइडर्स से सलूक है, वो राइडर्स को बहुत अंडर पे कर रहे हैं, या जो उसके राइडर्स हैं वो उसकी HR पॉलिसी से खुश नहीं है, तो हमारे बैक एंड में वो ब्रांड की, उस कंपनी की सर्विस की वैल्यू जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहेगा कि यार ये जो चीज़ है इट शुड बी इम्प्रूव। फिर आपकी दूसरी चीज़ आ जाती है CTQ ट्री एनालिसिस, जिसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में मेंशन किया हुआ ताकि हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर पाए। इसमें आपकी जो भी आपकी चाहे प्रोडक्ट हो चाहे आपकी नीड हो, उसको हम 3 फैक्टर्स में या 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट है नीड। नीड इज बेसिकली आपकी क्रिटिकल नीड, जिसके बगैर आपका ऑपरेशन या आपकी प्रोडक्ट चल ही नहीं सकती। लेट्स सपोज आपने कोई डोनट की शॉप ओपन की है और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट
फैक्टर क्या है कि आपके जो डोनट्स हैं वो मज़ेदार होना चाहिए, उनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छा दिखना चाहिए, आपका अच्छा टेस्ट होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए उसका। उसके बगैर तो आपका ये काम बिल्कुल ही नहीं चल सकता, ये नीड है उसकी, क्रिटिकल नीड है। फिर उसके बाद से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसके क्वालिटी ड्राइवर्स क्या हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मुझे ऐड ऑन कर सकते हैं मेरी प्रोडक्ट की सेलिंग को। उसमें आप सोच सकते हो कि यार अच्छा ये मेरी डोनट्स की दुकान है, तो एक दुकान वो है जो कि सुबह के डोनट बनाता है, रात तक वही बेचता है। फिर एक दुकान मेरी ऐसी है कि मैं हर 3 घंटे बाद फ्रेश स्टॉक आता है मेरा, तो मेरे जो डोनट्स हैं बड़े फ्रेश होते हैं। फिर जो मैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ वो मेरे टॉप नॉच यूज कर रहा हूँ, इंटरनेशनल यूज कर रहा हूँ, क्वालिटी के सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ मैं उसके अंदर। तो आपका ये सेकंड फैक्टर होता है क्वालिटी ड्राइवर्स। तो ये आप नहीं भी करेंगे तब भी आपकी कुछ ना कुछ सेल्स आ रही होंगी, लेकिन जब आप ये इन फैक्टर्स को देखेंगे तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, आपका जो फुटफॉल इंक्रीज हो जाएगा, आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। तीसरी चीजें आती हैं रिक्वायरमेंट्स। ये वो चीजें होती हैं जो कि आपके ब्रांड को टॉप नॉच हाई क्वालिटी बनाती हैं। अब ये इस चीजें क्या है, जैसे हम डोनट वाली शॉप की एग्जांपल की बात करें, तो उसमें लेट्स सपोज जो आपके डोनट वाला दुकानदार है उसकी जो लड़के हैं वहाँ पे उनका जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनसे रवैया बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा ग्रीट करते हैं। जब वो आते हैं तो उनको उनका नाम पता होता है कि अ, आयशा आप पहले भी डोनट्स लेके गई थी, आप हमारी बड़ी अच्छी रिपीट कस्टमर है, चले मैं आपको एक स्मॉल डोनट आपको आज हम फ्री दे रहे हैं। तो इस तरह के जेस्चर। फिर आपकी जो पैकेजिंग है वो बड़ी अच्छी उन्होंने बनाई। जो मेन्यू है उसमें हमने उसको ऐसे डिजाइन किया कि हम उसको क्लाइंट को, कस्टमर को समझा रहे हैं कि यार ये हमारे 4 टॉप सेलिंग बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हैं, ताकि उसका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। तो इस तरह के फैक्टर है, उसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जब आप इन चीज़ों को डिटेल इन डेप्थ में जाओगे तो आपकी जो सर्विस या आपकी जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो इस तरह का एक ट्री बना लेने से आपको मैप आउट करने में ईजी हो जाता है कोई भी बिजनेस को, कि जी कौन सी हमारी क्रिटिकल नीड्स हैं जो कि हमें लाजमी करनी है उस बिजनेस को चलाने के लिए। फिर हमारी सेकेंडरी नंबर पे हमारी कौन सी चीजें जो हमें इम्प्रूव करवा सकती हैं हमारी सेल्स को, हमारे बिजनेस को। फिर थर्ड लेवल पे कौन सी चीजें इम्प्रूव करवा सकती हैं, फिर फोर्थ लेवल पे कौन सी इम्प्रूव करवा सकती हैं। फिर आप क्रिटिकल नीड से स्टार्ट करते हो और चीजों को ऐसे ऐसे ऐड ऑन करते जाते हो ताकि आपका फुटफॉल बढ़ता जाए, आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती जाए। फिर आपका ब्रांड रिस्पॉन्स इज मेनली द रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम योर कस्टमर्स। कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या जजमेंट है आपके ब्रांड को लेके, आपके बिजनेस को लेके, वो उनकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपके ब्रांड को, आपके उसको लेके। उसमें आपका क्वालिटी का फैक्टर है कि जो आपका प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस है, वो क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या क्वालिटी जो उसको कमिट की गई थी उसको वही क्वालिटी मिल रही है। क्या आपका जो कस्टमर है उसकी उस क्वालिटी से खुश है या उसमें अंदर कोई इंप्रूवमेंट चाह रहा है। आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ सकती है। आप कोई बिजनेस है और आप कहते हैं जी हम ISO सर्टिफाइड हैं, हम हमारी यूरोप की फलानी सोसाइटी से एफिलिएशन है, तो हमारे पास यही है, हम लोग फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। फिर हमारे पास जो वर्क फोर्स है हम उसको बड़ा अच्छा पे करते हैं, देखिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सर्टिफिकेट है, हमारे पास लाइसेंस है लेबर का। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। आप शो करते हो कि आपके पास प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो कि आपके बिजनेस को डे टू डे ऑपरेशन को इम्प्रूव कर रही है, आपकी कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की तरफ लगी हुई है। आपका कंसिडरेशन का फैक्टर आ जाता है कि आपका जब कस्टमर आपका डिसीजन ले रहा होता है आपका परचेज का, जब वो रिसर्च कर रहा होता है कि जब उसने कोई प्रोडक्ट खरीदनी हो तो उसकी नीड्स को कैसे आप पूरा करते हो। फिर सुपीरियोरिटी, कि जब आपका कस्टमर आपके बिजनेस को दूसरे बिजनेसेस से कंपेटिटर के बिजनेस से के मुकाबले में प्लेस करता है, कंपेयर करता है, तब वो आपको कहाँ प्लेस करता है। क्या वो आपको सुपीरियर प्लेस करता है उस कैटेगरी में कि नहीं करता। अगर प्लेस करता है तो क्यों करता है, किन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से वो आपको यहाँ पे प्लेस करे। या अगर आपको नहीं प्लेस करा सुपीरियर, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अगर आप करो तो आपको उस जगह पे वो सुपीरियर प्लेस कर सकता है। फिर कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कि वार्मथ, फन, एक्साइटमेंट। अब हम जब मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं, फौरन बच्चों के माइंड में बड़ी खुशी, स्माइल आ जाती है, खुश हो जाते हैं कि यार हम लोग आज मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं। हम लोग कभी किसी ब्रांड की बात करें कि जी आईफोन आ रहा है या कोई
होंडा सिविक आ रही है तो एक हमें होता है कि यार ये तो हमारा सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर देगी, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी बढ़ जाएगी। हमने ब्रांडेड कपड़े पहने होते हैं तो हम लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके इंटेंजिबल चीजें होती हैं, लेकिन आपके बैक एंड पे आपके माइंड में ये चीजें भी आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही होती है। चाहे आपका कोई सर्विस प्रोवाइडर हो आप, चाहे आपका कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, या आपकी चीजें दोनों जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। फिर आपका ब्रांड रेजोनेंस, कि आपका जो ब्रांड है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, वो कनेक्ट किस तरह कर पा रहा है अपनी ऑडियंस से, अपने कस्टमर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो मोस्टली जो ब्रांड्स होते हैं वो अपनी सेल्स करवाने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो कनेक्शन बिल्ड करने की तरफ नहीं आ पाते, या वो आते हैं तो उसकी बड़ी इनिशियल स्टेज तक रहते हैं। लॉयल्टी में क्या चीज आ जाती है? लॉयल्टी में आ जाती है आपकी रिपीट परचेजेस। कि अगर मैं लेट्स सपोज एक कोका कोला पीने वाला इंसान हूँ और मैं दुकान पे जाके कभी ये नहीं कहूंगा कि यार मुझे आप कोई भी ठंडी बोतल दे दें, कोई भी मुझे कोला ड्रिंक दे दें। आई विल ऑलवेज नेम इट कि जी मुझे कोका कोला चाहिए। या मैं अगर स्टिंग पीने का शौक हो तो मैं उनको कहूंगा कि मुझे स्टिंग, रेड स्टिंग चाहिए मुझे। ये लॉयल्टी में आ जाती है चीजें कि रिपीट परचेजेस कर रहा हूँ मैं, रेगुलर परचेज कर रहा हूँ मैं अगर खादी के कपड़े पहनना से सेटिस्फाइड हूँ तो मैं दोबारा से खादी के कपड़े पहनता हूँ। मेरी रूटीन है कि जी मैं यूनिवर्स की शर्ट्स पहनता हूँ, मैं खादी के कपड़े पहनता हूँ, मैं आउटफिटर्स के कपड़े पहनता हूँ, तो इसमें लॉयल्टी आ जाती है। तो ये एक ब्रांड, आपका बिजनेस हो, कोई भी आपका नया स्टार्टअप हो, उसमें कस्टमर्स की लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बेसिकली जो स्टार्टअप्स या जो न्यू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स जो एक मसला फेस कर रहे होते हैं, वो मसला फेस कर रहे होते हैं रिटेंशन, रिटेंशन का। क्यों? कस्टमर उनके पास एक दफा तो आता है, लेकिन वो दोबारा नहीं आता। दो दफा आएगा, तीसरी दफा नहीं आएगा, रिपीट परचेजेस नहीं करता, पक्का कस्टमर नहीं बनता, उनका लॉयल कस्टमर नहीं बनता। तो ये एक बहुत बड़ा एक चीज है जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए, एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा बिजनेस, वायबल बिजनेस बनाने के लिए। फिर उसकी एटीट्यूडनल अटैचमेंट कितनी है, आपके आपके वो बिजनेस से कितना प्यार करते हैं। अगर लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कल को बंद हो जाती है, तो उसका आपकी उसकी आपके कस्टमर की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ेगा। क्या उसको वो चीज याद रहेगी भी कि नहीं रहेगी? आज तो आप फूड पांडा की सर्विस बंद कर देते हैं तो कस्टमर क्या सोचेगा? कस्टमर कहेगा यार मैंने अब खाना मंगवाना है, मैं किस ऐप के थ्रू मंगवाऊं, मुझे तो बड़ा मुश्किल में डाल दिया इन्होंने। तो इस तरह की चीजें आपकी एटीट्यूडनल अटैचमेंट में आती हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि आपका जो कंपनी है उसने क्या कोई कम्युनिटी बनाई है। एक फिनटेक का स्टार्टअप लॉन्च हुआ सादा पे के नाम से, आप लोगों ने शायद सुना हो। इट्स अ बैंकिंग स्टार्टअप जिसमें आप बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उनकी जो ट्रांजेक्शन वगैरह है बहुत सिमिलर है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब अपने लॉन्च वगैरह किया तो उन्होंने एक रेफरल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया साथ में, कि आप लोग जब अपना अकाउंट बनाएं तो उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक आपको कार्ड मिलेगा, नॉर्मल कार्ड मिलेगा, एक आपको ब्लैक प्रीमियम कार्ड मिलेगा, जो कि आपको फाउंडर्स क्लब लिखा होगा उसमें, और जो कि आपको शो करेगा कि आप वो उन चंद लोगों में से हैं कि जब ये कंपनी बनी थी तो आपने उस टाइम इसको ज्वाइन किया था, आप उस टाइम से आपका इसमें अकाउंट है। तो वो फाउंडर्स क्लब के कार्ड की लोग पिक्चर लेते थे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लगाते थे कि यार आज मुझे सादा पे की तरफ से फाउंडर्स क्लब वाला कार्ड आया है। फिर उसका देखा देखी दूसरे लोगों ने काम शुरू किया कि यार यार ये कार्ड तो फाउंडर्स क्लब का मैंने भी हिस्सा बनना है। हालांकि वो पर्पस वही पूरा हो रहा है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रही है उसी कार्ड से, उस रेड कार्ड से भी वही बैंकिंग ट्रांजेक्शन होंगी जो ब्लैक कार्ड से होंगी। कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी किस्म के, ना एक्सपीरियंस में, ना किसी किस्म के उसके यूजर एक्सपीरियंस में, ना ही उसकी क्वालिटी में। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि आपकी सेंस ऑफ कम्युनिटी, की उन्होंने एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली है, उनको एक आइडिया हो गया कि जी हम लोग एक कम्युनिटी में है और एक ओनरशिप ले रही है कंपनी, हम लोग दिखा रहे हैं कि यार इस कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं। फिर एक्टिव एंगेजमेंट, कि आप अपने ब्रांड के मुतालिक कितना एंगेज रहते हैं, कितना एंगेज उसका, अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लगती है कि आप उस पर कमेंट करते हैं, कोई लाइक करते हैं, आप अपने दोस्तों को रेफर करते हैं कि यार ये
सादा पे एक ऐप है, ये आप यूज करो, या गाड़ी मेरे पास स्पोर्टेज गाड़ी है, तो आप भी ये वाली गाड़ी लो, तो आप उसकी डे टू डे चीजों को कितना रिकमेंड कर रहे होते हो, उसको कितना रेफर कर रहे होते हो, कितना एंगेज हो अपने ब्रांड के साथ, ये सब चीजें ब्रांड रेजोनेंस में आ जाती हैं। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट जो है, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसको डिसाइड करके रिवैम्प करके कल तक आप लोगों को उसकी असाइनमेंट आ जाएगी, ताकि आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कोई ऐसी असाइनमेंट दी जाए जो कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल हो, और जिसमें आप लोगों की एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग हो सके, कोई आप कोई फिजिबिलिटी बना सके, किसी बिजनेस प्लान टाइप इस तरह की कोई असाइनमेंट दी जा सके। तो मैं उस पर वर्किंग करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भेज देता हूँ, आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह ग्रुप के थ्रू। तो फिर आप लोगों ने उस पर वर्किंग करनी है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।